अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है? अच्छा जी, कल परसों तरसों से हम बातें कर रहे हैं कि अगर अभी आपने अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो कर दें। कल 14 था ना, तो लास्ट डे था और हम आपको कह रहे थे दिस इज़ द डे, लेकिन अब वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है एंड इट्स गोइंग टू बी नाउ, लास्ट डेट इज़ 31 अक्टूबर। और इसकी वजह भी यही बताई जा रही है क्योंकि कुछ दिनों से आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैंक्स वगैरह बंद हैं और सब कुछ ही बंद है वैसे तो उन्होंने जी 2 हफ्ते और आपको दे दिए हैं। सो यू हैव एब्सोल्युटली नो रीजन नाउ कि आप कोई अपने बहाना टैक्स बचा नहीं है रिटर्न्स कि फाइल आप ना ना कराएं, क्योंकि इसके बाद शायद नहीं, इसके बाद यकीनन आई गेस आपको तौसी नहीं मिलेगी या मौका नहीं मैसर आएगा, इसलिए अपना ये काम भी कर डालें। साथ में आपको ये भी बताना है कि आज हम जरा खुश हैं। पता है मुल्क पे ओवरऑल अगर कोई बेहतर चीज़ हो रही हो ना, तो आपके अपने हालात कुछ भी हो, कहीं ना कहीं खुशी ज़रूर आप महसूस करते हैं। मतलब आपको एक प्रोग्रेशन नज़र आ रही होती है कि कोई दुनिया में कोई ऐसी आलमी कॉन्फ्रेंस SCO की हम बात कर रहे हैं, दुनिया में हो रही होती है, तो हमारे यहाँ भी सरबराही इजलास जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान मेज़बान है, इस्लामाबाद को क्या सजाया हुआ है, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, बहुत से पहुँच गए हैं, कुछ का पहुँचना बाकी है। बायलैटरल मीटिंग्स हैं, कुछ मल्टीलैटरल मीटिंग्स हैं और एक गहमा गहमी है। और गहमा गहमी अगर इस नौयत की होना तो गहमा गहमी अच्छी रखती है। फिर साथ ही आपको ये भी शायद पता हो या ना पता हो, अगर नहीं पता तो हम बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने एहतजाज को कॉल ऑफ कर दिया है जो आज होना था डी चौक पे। बिल्कुल, और आपको पता है कि यही था कि हमारी या तो मुलाकात कराएं या फिर उनको डॉक्टर से एक विजिट करवाएं और बहुत सी डिमांड्स थी कि एटलीस्ट कुछ तो पता चले। तो अब ये पता चला है कि डॉक्टर जो है वो अपेरेंटली आज खान साहब से मिलने चले जाएंगे, टीम ऑफ डॉक्टर्स, और ऑब्वियसली उनकी खैर खैरियत जो है वो पता चल जाएगी। तो इस वजह से वो जो एहतजाज था जिसका बड़ा एक डर था, बिकॉज इतनी एक प्रोग्रेसिव एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है और साथ एक धमकियाँ आ रही हों एक एहतजाज की, एंड वी नो हाउ दैट कैन टर्न आउट एज वेल। तो एक बड़ी टेंशन सी बनी हुई थी और यकीनन हुकूमत को भी बड़ी टेंशन होगी इस बात की। मुझे सिर्फ इस बात का एतराज़ है, जब आपको पता ही है इतना बड़ा आप लोग इवेंट कर रहे हैं तो ऑलरेडी इन चीज़ों को सेटल कर देना, आखिरी मिनट तक छोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो दिस शुड हैव बीन कन्वेड टू देम एनीवे। ये भी है कि बस ये एहतजाज की कॉल तो दी ही हुई थी, उसके बाद ये शिक डाल दी गई कि हमारी मुलाकात करा दें ताकि किसी तरह कॉल ऑफ। एट टाइम्स आपने बस रखना डालना होता है। अच्छा, लेकिन मुलाकात की अभी कोई ऐसी अभी कंफर्मेशन नहीं है। वज़ीर दाखिला ने उन्हें कहा है कि मुलाकात हम करा देंगे, यकीन दहानी कराई है, अभी हुई नहीं है। लेकिन डॉक्टर वाली बात जो है वो तो मुलाकात करा देंगे। सो खैर हम आपको बता रहे हैं कि ये 23वां सरबराही इजलास है शंघाई ताउन तंजीम का। गुज़श्ता चंद साल ऐसे रहे हैं जिस पाकिस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात भी आपको पता है बड़ा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी हद तक हम एक आलमी तन्हाई का भी शिकार हैं। खारजा पॉलिसी भी कुछ ऐसे मौक़े हो गए जिसमें हम कुछ फंसते नज़र आए। फिर हमारे जो रिवायती दोस्त ममालिक हैं जिसमें चीन है, सऊदी अरेबिया है, सर फहरिस्त है, तुर्की है, मलेशिया वगैरह नुमाया है, इनमें भी पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। मगर आज सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि तब्दील हुई है और SCO में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत कर रहे हैं। ईरान के नायब सदर हैं, मंगोलिया के वज़ीर आज़म बतौर मुबस्सिर, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा खुसूसी मेहमान हैं। फिर अच्छा, चंद दिन पहले हाँ जी भारत से भी आ रहे हैं। अच्छा जी, आपको ये भी बता दें कि पहले क्या हो रहा था। चंद दिन पहले सऊदी वफ्द भी पाकिस्तान का दौरा कर चुका है, जिसे मुल्क में सरमायाकारी के लिहाज से काफ़ी अहम समझा गया है। SCO में भारत के वज़ीर ख़ारिजा जिस तरह अब्दुल्ला आप अभी मेंशन कर रहे थे वो भी शिरकत कर रहे हैं, जिसे पाक भारत ताल्लुकात में बहरहाल एक पेशरफ्त कहा जा सकता है। अब इसको हम बिल्कुल लेबल नहीं करेंगे कि व्हाट इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट टू बी, लेकिन वो आ रहे हैं। तो SCO का पाकिस्तान में होना इसलिए भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि शंघाई ताउन तंजीम चीन, रूस, पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक की वजह से आबादी के लिहाज से बड़ा और अहम इत्तेहाद समझा जाता है और ये दुनिया के 40% रकबे को कवर जो है वो करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने SCO की अहमियत पर मुख्तसर रोशनी भी डाली। अब उनके अल्फाज में उनका क्या कहना था ये हम आपको सुना देते हैं।
ये जो मीटिंग होने जा रही है ये इकोनॉमिक अफेयर्स पर फोकस करेगी, कनेक्टिविटी पर फोकस करेगी। जो ममालिक इसके मेंबर्स हैं उनके दरमियान ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर डिबेट होगी। बायलैटरल विजिट भी है चाइना के प्राइम मिनिस्टर का। ये कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एक रोल है ख़ास तौर पर इस खित्ते में, उस पर इन ममालिक का एक एतमाद का इजहार है। एक दो तरफा दौरा जो होता है ना, वो इसी मौके पर चाइना के वज़ीर आज़म का हो रहा है। उधर हुकूमत और सियासी जमातों की मुसालहत की कोशिशें थैंकफुली कामयाब हो गई हैं और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हक़ था कि उनको सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात हों अपने बानी चेयरमैन की, और ये उनका कौमी फरीज़ा भी था कि इस मौके पर एटलीस्ट कोई ऐसा हंगामा ना किया जाए। बिल्कुल, तो हम कहते हैं थोड़ा सा विन-विन म्यूचुअल सिचुएशन ही हो गया, अंडरस्टैंडिंग से उनको मामला डॉक्टर मिल हो गए। ही गया हल। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली है और बैरिस्टर गौहर का वीडियो बयान में आपको दिखा देते हैं। 3 अक्टूबर के बाद खान साहब के साथ न किसी वकील, न फैमिली मेंबर और न किसी पॉलिटिकल लीडर की मुलाकात हुई थी। उसकी सेहत के बारे में हमें बहुत बड़ा तशवीश था। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने एहतजाज 15 अक्टूबर को डी चौक पे एक कॉल दिया। उसमें हमने दरख्वास्त की थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को या डॉक्टर को या फैमिली मेंबर को मिलने की इजाज़त दी जाए। इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है, डॉक्टर की ज़रूर मुलाकात होगी खान साहब से, और इसके पेश नज़र हम एहतजाज को मौखर करते हैं। साथ आपको ये भी बताएं कि SCO का इजलास दीगर मुल्कों से ताल्लुकात के अलावा पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने का मौका भी फराहम कर रहा है। और चीन के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल इफ्तिताह कर दिया है। और शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट को चीन का तोहफा करार दिया, दैट्स बिग वर्ड्स। और दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पाकिस्तान की इलाकाई, इक्तसादी और सफारती अहमियत तस्लीम करने के साथ पाकिस्तान पर आलमी दुनिया के एतमाद का वाज़े इजहार है और इसीलिए सो मच एफर्ट इज़ बीइंग मेड। अच्छा, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एजाज सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हैदर शिराजी भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद में क्या सरगर्मियाँ हैं, कौन कौन आ गया, कौन कौन नहीं आया। अभी एजाज हमारे साथ हैं और बाय द वे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी आए हैं जिन्होंने कल देखा था मैं कि सीएम पंजाब है और उन्होंने नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात की है उनके घर पे, और बड़ा उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया हुआ था, एक्स पे लिखा हुआ था कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के ख्वाह हैं मियां नवाज शरीफ। एजाज हमारे साथ हैं। एजाज, बाकी तो हमने बैकग्राउंड भी बता दी है कि व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट टुडे, लेकिन कुछ अहम बातें जो आप नोटिस कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो जरा हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि SCO कॉन्फ्रेंस का इनकाद और उसके बाद जो मेहमानान गिरामी हैं उनकी आज अराइवल है, और अभी तक जो 8 सरबराहान ममलिकत हैं उन्होंने पाकिस्तान आने की कंफर्मेशन दी है। आपको पता है कि चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग वो यहाँ पर मौजूद हैं, और चीनी वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा उनका बायलैटरल है और दूसरा SCO से मुतल्लिका है। इस बारे में कुछ बातें आपने बता दी हैं, लेकिन रशिया के रूसी फेडरेशन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो एक वक्त में 2 आलमी जौहरी कुव्वतों का पाकिस्तान में होना ये बड़ा गैर मामूली देखा जा रहा है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, यानी कि रशिया और चाइना। और रशिया और चाइना, आपको पता है कि जो इस वक्त मौजूदा ऑनगोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अमेरिका के मुकाबले में अगर कोई खड़े हैं तो वो चाइना और रशिया ही खड़े हैं। तो इसलिए उनका इस्लामाबाद में होना, उनके प्राइम मिनिस्टर्स का इस्लामाबाद में होना, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ी अहमियत है इसकी। साथ ही साथ बाकी ममालिक भी बड़े अहम हैं। ईरान के अव्वल नायब सदर उनका वो भी यहाँ पर होंगे, आज उनकी अराइवल है और वो भी अपने साथ एक बड़ा वफद लेकर आ रहे हैं। बाय द वे, चीन का और रशिया का जो वफद है जो उनके साथ आया है, बिजनेसमैन का, उनके ऑफिशियल्स का, उनकी सिक्योरिटी टीम्स का,
उनकी मीडिया टीम्स का, वो सबसे बड़े वफूद हैं चीन के और रशिया के। फिर एक और बड़ा अहम जो वफद है वो पाकिस्तान में, उसकी एडवांस पार्टी आ चुकी है। आज शाम को मुतवक्का है कि वो आएंगे अपने खुसूसी त्यारे पर। वो है भारत के वजीर खारजा सुब्रमण्यम जय शंकर। तो आपको पता है पाकिस्तान भारत के हवाले से जो इश्यूज हैं, लास्ट ईयर आप दोनों को याद होगा, अब्दुल्ला आप दोनों मुझसे कनेक्ट हुए थे और मैं गोवा में था। जी जी जी, हमने बड़ी गपशप की, आपको गोवा का मैंने बीच भी दिखाया था। बिल्कुल। उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा गए थे हिंदुस्तान, और आपको पता है दोनों के दरमियान एक सर्द मोहरी है जो कि साल 2016 के आगाज में, जनवरी 2016 से ऑनवर्ड है। उससे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आए थे, अचानक लाहौर में आए थे। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के घर जाती उमरा गए थे, वहां पर शादी की तकरीब थी, मियां नवाज शरीफ की फैमिली में उनकी ग्रैंड चाइल्ड थी, उनकी शादी थी, उसमें भी शरीक हुए थे। मियां साहब को उनकी जन्मदिन पर मुबारकबाद भी दी थी। तो उसके बाद हुआ ये था कि जयशंकर, ये मौजूदा जो वजीर खारजा है, उस वक्त ये सेक्रेटरी खारजा थे। तो उस वक्त डेट तय हुई थी कि जनवरी की 15 तारीख, यानी कि ईयर 2016, और 15 तारीख को जयशंकर भारत के सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान में आए थे। यानी कि नवाज शरीफ के घर में ये बातें एक किस्म की इतनी चीजें तय हो गई नहीं थी। लेकिन 1 और 2 जनवरी 2016 को एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ भारत में। पठानकोट में उनकी फिदाइया के एक बेस के ऊपर अटैक हुआ, 3 सिक्योरिटी एहलकार इनके मारे गए, और फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो जो ताल्लुकात इतने खराब हुए कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान हाई कमिश्नर मौजूद नहीं है। 4D तो क्या ये पेशरफ्त, हम ये इस पेशरफ्त की तरफ कोई पेशकदमी हो सकती है कि एटलीस्ट हाई कमिश्नर्स मौजूद होने की सतह तक कोई मामलात में पेशरफ्त हो जाए, कुछ तय हो जाए, या अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? अब्दुल्ला, बात यह है कि जो इंटरनेशनली वाकयात हो रहे हैं डिप्लोमेसी के फ्रंट पे, आप देखिए कि कल हिंदुस्तान का और कनाडा पाकिस्तान में कवर नहीं किया कि कनाडा ने हिंदुस्तान के जो सफीर हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देकर निकाल दिया है। और फिर जो हिंदुस्तान है उन्होंने भी अपने सफीर को वहां से वापस बुला लिया है और कनाडा के कुछ सफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर निकाल दिया है। तो और ज़ाहिर है भारत के ऊपर इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने वहां पर कोई टारगेट किलिंग हुई है, तो कनाडा का ये कहना है कि वो उसमें भारतीय एक सफारतकार का के मुलव्वस होने का इल्जाम है। तो एक तो उस फ्रंट पे इंडिया बड़ा बिजी है, लेकिन पाकिस्तान बड़ा अहम है हिंदुस्तान के लिए। जितनी भी हमारी खामोशी हो, जितनी भी सर्दमहरी हो, हमने आपस में मिलना है। जो जयशंकर का पाकिस्तान में आना, दोनों तरफ से कहा गया है कि ये बायलैटरल नहीं है, लेकिन उनका यहाँ पर आना इन इटसेल्फ, ये पहले एक मौका था कि दोनों आ ही नहीं रहे थे। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल 12 साल बाद भारत गए थे, अब हिंदुस्तान के वजीर खारजा 9 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अभी एक माहौल बन रहा है, आप इसमें बड़ी पेशरफ्त ना एक्सपेक्ट करें। वैसे एजाज, चले बड़ी पेशरफ्त हम कोई नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन फिर भी ऑन द साइडलाइंस ऑफ SCO कोई 1-on-1 मीटिंग आप इनके वजीर खारजा और हमारे शायद प्राइम मिनिस्टर या हमारे, कुछ ऐसा है कि नहीं है? अभी स्केड्यूल तो नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है डेवलपमेंट ऐसी? देखिए, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ तो शायद वजीर खारजा के साथ हमारे इसहाक डार साहब, लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा इसहाक डार ये बड़े अहम हैं। आपको पता है कि इसहाक डार जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो डायमेंशन है उसमें मौजूदा गवर्नमेंट में वो नवाज शरीफ साहब की जो आइडियोलॉजी है पीस टुवर्ड्स इंडिया उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और भी बहुत सारे मामला में वो मियाँ साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी अपनी एक थिंकिंग है, आल्दो के दोनों भाई एक हैं लेकिन उनकी सोचों के जाविये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। नवाज शरीफ साहब ने कल देखिए बरखा दत्त हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने बात की और किस तरीके से एक्सपेक्टेशन जाहिर की कि वो जल्द
मोदी साहब को देखना चाहते हैं, जल्द मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और वो होगी भी। तो लगता यह है कि जो सिग्नल जाना चाहिए ना, एक पॉजिटिव जेस्चर का सिग्नल विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, वो पाकिस्तान की तरफ से गया है। और जो हिंदुस्तान के की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी, वो वहां के एक बड़े स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कि उनके नंबर अब उस तरह से नहीं रहे इन टर्म्स ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंबर्स के नंबर होते हैं, लेकिन लोगों की अक्सरियत अभी भी उनके साथ है। तो ये टेक्निकली उनका आखिरी टेन्योर है। और वहां पर हिंदुस्तान में, अगर आप हिंदुस्तान के अखबारात देखें, उनके थिंक टैंक्स देखें, तो वहां पर ये बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की हिस्ट्री के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनका आखिरी टेन्योर है। वो अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाएंगे तमाम हवालों से, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा कलीदी जुज़्व है, जरा दोनों मुल्कों के दरमियान और उनकी सियासत का भी और उनकी पॉलिटिकल कैंपेन का भी। बेसिकली एजाज, आपकी बातों से भी हमें यही लग रहा है, और डेफिनेटली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। लेट्स सी कि कौन इसको ग्रास्प कर सकता है और सारा दिन ये यूटिलाइज सिलसिला कर सकता है कि नहीं। एजाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो जकर आएंगे तो ज़ाहिर है उनके भी सब मुंतज़र हैं, बाकी जो अहम डिग्नेटरीज हैं उनके भी सब मुंतज़र हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, एक तो हमारा हमसाया भी है, फिर एक हमारी हिस्ट्री भी है, सो उस पर ज़रा तवज्जो ज़्यादा चली जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो चाइना के वज़ीर आज़म का दौरा चल रहा है, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसी बातें हो रही हैं जो हमारे लिए आगे माशी तौर पर सूदमंद साबित होंगी। इस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस पे ज़रा मज़ीद रोशनी डालते हैं। सीनियर सफारतकार अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, शंघाई ताउन तंजीम का इतना बड़ा इजलास और पाकिस्तान में पहली बार मुनक़्क़द हो रहा है, इस तंजीम और इस इजलास में पाकिस्तान को ऐसा मरकज़ी किरदार मिलना कितना बड़ा कदम जो है वो समझे इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ताल्लुकात की बहाली की जानिब, पाकिस्तान के आलमी तौर पर तन्हा रह जाने की, तासुर के ख़ात्मे की जानिब क्या कहेंगी आप? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो समिट होते हैं, वो जो मुख्तलिफ मेंबर ममालिक होते हैं उनको बाय रोटेशन मिलते हैं। जब उनकी बारी आती है तो फिर उनको चांस मिलता है होस्ट करने का, मेज़बान बनने का। तो इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी थी और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। मैं समझती हूँ इससे पाकिस्तान की जो सफारती पोजीशन है, स्टैंडिंग है, ज़ाहिर है उससे उसमें बेहतरी आएगी, पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ इसके साथ साथ हमें इसको हाइप नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर हम बढ़ा चढ़ा के इसके बारे में और इसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे तो उससे फिर पब्लिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो और रेज़ हो जाएंगी, जो कि शायद पॉसिबल ना हो फिर उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना। लेकिन ये अहम ज़रूर है इजलास। जैसे कि आपको मालूम है इसके 10 मेंबर्स हैं और जो सबसे अहम मेंबर्स हैं वो रूस और चीन है। बल्कि चीनी वज़ीर आज़म का जो दौरा है वो सिर्फ इस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है, ये भी करेंगे वो ज़ाहिर है। और बाहमी बायलैटरल विज़िट भी उनका है, 4 डे विज़िट। तो उस हवाले से ये एक मैं समझती हूँ कि अहम सफारती मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ज़ाहिर है बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क के लिए जब दुनिया में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों। हम ख़ित्ते के ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया की और ताकतों के साथ मामलात बिगाड़ना चाहें या बिगाड़ लें। क्या इस वक्त जो हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, आपको लगता है एक बैलेंस है, पर्टिकुलरली द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड अस? देखिए, पाकिस्तान के जो तरजीहात में से ज़ाहिर है सबसे अवलीन तरजीह जो पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में देता है वो चीन को देता है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान ने मगरबी ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात को नॉर्मल रखा है, बल्कि बहुत से ममालिक से बेहतरी भी आई है। तो मैं नहीं समझती कि एक समिट इस किस्म का होस्ट करने से हमारे कोई ताल्लुकात जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ वो किसी तरह से इफ़ेक्ट होंगे, बल्कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान इस तरह से इस किस्म के समिट्स को होस्ट करेगा उतनी ही पाकिस्तान की लेवरेज बनेगी उन ममालिक के साथ जो कि मगरिब में है।
डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि बहुत सालों बाद भारतीय हुकूमत की भी भरपूर शिरकत होगी इस्लामाबाद के इस इवेंट में। जाहिर है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान कोई डायलॉग वाला मामला तो ऑब्वियसली हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, कोई फोर्सी नहीं कर रहे, लेकिन चलें कुछ बर्फ़ तो पिघलनी चाहिए इस मुलाकात में। तो क्या इसके बाद पाक भारत ताल्लुकात में भी कोई बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, या फिर वी आर जस्ट जंपिंग द गन बाय थिंकिंग दैट? मैं नहीं समझती कि भारत के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ SCO समिट में आना और हिस्सा लेना इससे कोई बर्फ़ पिघलेगी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान। मैं समझती हूँ कि ताल्लुकात जो हैं वो अभी भी शदीद तनाव का शिकार हैं, और एक सिचुएशन जिसको मैं कहती हूँ नो वॉर नो पीस, उसी किस्म की सिचुएशन मैं समझती हूँ चलती जाएगी। हमें याद रखना चाहिए कि पिछले साल हमारे वज़ीर ख़ारजा उस वक्त बिलावल भुट्टो थे, वो भी तो गए थे SCO मिनिस्टर्स मीटिंग पे भारत, तो उस वक्त भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई थी, इसलिए कि कोई बाहमी मीटिंग नहीं प्लान हुई साइड लाइन्स पे, ना इस दफ़ा और ना ही पिछली दफ़ा। तो मैं नहीं समझती कि इस समिट के बाद इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत ही बेहतरी की तरफ जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा। और यस, चाहे ना चाहे एक्सपेक्टेशंस हो जाती होती हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही हो उसमें इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व हो तो उनकी साइड लाइन अटेंशन उनको ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाती है, और आप ये कह रही हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो मैच हो, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो किसी की आमद हो, क्रिकेट भी हो, पूरा वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान साइड लाइन होकर उनके बारे में बात हो जाती है, तो ये ज़रा नेचुरल है। बट आपका ये कहना है कि इससे एक्सपेक्टेशन बहुत रखनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, और भी बहुत से मामलात हैं। क्रिकेट है, आज दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में शुरू हो रहा है, उसकी भी बात करेंगे। आज बाबर आजम की सालगिरह भी है बाय द वे। अच्छा, तो ये क्या था? नहीं, मैंने कहा सैडनेस हो रही है ना थोड़ी। नहीं, वो वैसे ही थोड़ी सी सैडनेस और एक शौक सा है ना कि वो उनको टीम से जरा बाहर कर दिया गया, वो रेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, और ये रोटेशन है, सो इट्स ओके, वी आर गोइंग टू टेक इट इन स्ट्राइड और उनको बर्थडे विश भी करेंगे। टॉस हो गया है मुल्तान में। देयर वर थिंग्स दैट वी शुड हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, लेकिन अब जरा डर लगना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू हो रहा है। वैसे चेंजेस बड़ी हुई हैं तो हम उम्मीद अच्छी रख सकते हैं। देखिए, हमने पहले ही बता दिया था, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को आराम दिया गया है। साथ ही कुछ नए बॉलर्स और पर्टिकुलरली इस दफा स्पिन अटैक के साथ जाने का फैसला, स्पिनर्स जिसमें साजिद खान है, नुमान अली है और जाहिद महमूद है। यस, और बाबर आजम की जगह बाय द वे कामरान गुलाम भी हैं, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाय द वे आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला जो है वो कर लिया। एज वी स्पीक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पिछले टेस्ट के मुकाबले में टीम में ऑब्वियसली तब्दीलियां हैं और वो हमने आपको सारी बता दी हैं। सो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट टुडे? So, what should we expect from Ben Stokes and the rest of the English team? अच्छा जी, ये जानेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, या और अब्दुल होंगे। सो याया, आपसे तो हमारी बाकी लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती रही है जब से फैसला सामने आया था तब्दीलियों का, जिन लोगों को आराम देना है, अब उनकी जगह किसे आना है, वो फैसला भी हो गया है। आपकी राय नहीं हमारे सामने आ सकी एज इन हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो अब्दुल्ला और अस्सलाम वालेकुम। और जहां तक आपने पूछा कि ये जो तब्दीलियां हैं ये वक्त की जरूरत थी, ये बाय फोर्स चेंजेस हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था इन तब्दीलियों के अलावा। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये तब्दीलियां करता इस सीरीज से पहले, लेकिन हुआ ये कि हम जो अमेरिका में वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्त से दो चार हुए, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ हम नाकामी के मुतामिल हो नहीं सकते थे, इसलिए हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी अपने ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को मौका दिया। वहां पर भी हाथ कुछ नहीं आया, हाथ खाली रह गए। फिर हमने सोचा कि यार हम मुल्तान में एक बैटिंग पिच बनाकर जो है वो इंग्लैंड को घेरने की कोशिश करते हैं। वहां पर भी आपके सामने नतीजा नहीं बदला, लेकिन फिर क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को बदला और मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे थे कि सर्जरी के लिए उनके पास टूल्स नहीं, अब उनके पास टूल्स आ गए हैं आकिब जावेद और अजहर अली की शक्ल में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अजहर अली उनका करियर बाबर आजम की अंडर कैप्टनसी खत्म हुआ था और अब बाबर आजम जो है अजहर अली के आते ही टीम से बाहर हो गए हैं। आकिब जावेद की जहां तक बात है, वो हमेशा नित नई तब्दीलियों के हवाले से जो है वो तैयार रहते हैं। और इस वक्त जो आप तीन स्पिनर के साथ जा रहे हैं, जाहिद महमूद, साजिद खान और उनके साथ जो है वो नुमान अली, देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये इस वक्त वक्त की जरूरत है। और आपने इस अच्छा या व्हेन यू से ना, एक तो आकिब भाई के ज़ाहिर है हमने ये सारी मेंटरशिप देखी है विद लाहौर कलंदर्स एज वेल, बट व्हेन यू से कि अजहर अली
का करियर ख़त्म हुआ था बाबर आजम की ज़ेर क़यादत और अब उनके आते ही वो जा रहे हैं, तो फिर इसमें ऐसा लगता है कोई साजिश की बू है, पर्सनल कोई वेंडेटा स्कोर है जो सेटल किया जा रहा है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अजहर अली ने आते ही उसका खून मार दिया है। मैंने तो आपको हालात और वाकयात का खुलासा किया। अजहर अली 3 टेस्ट मैचों की दूरी पर थे, वो टेस्ट मैचों की सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट में वही लोग मौजूद हैं जो अजहर अली को आगे नहीं आने दे सके, टेस्ट मैचों की सेंचुरी नहीं मुकम्मल हो सकी उनकी। लेकिन बाबर आजम अगर टीम से बाहर हुए तो उसमें नाकिब जावेद का कसूर है, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है सिवाय उनके अपने। अच्छा, उनके अपने। तो बात दरअसल ये है कि अब बाबर आजम जो थे उनके हवाले से मुख्तलिफ अंदाज में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी ये वक्त का ये टाइम नहीं था, उनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए था। अगर उनको खिला लेते तो कहते यार और कितना खिलाएंगे, इनको आराम देना चाहिए था। आप देखिए कि इंग्लैंड ने अपने 2 फास्ट बॉलर को इस टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया। उन्होंने गस एटकिंसन को टीम से ड्रॉप किया, उन्होंने वोक्स को ड्रॉप किया क्योंकि वोक्स की जगह जो है वो कैप्टन टीम में आ गए हैं। लेकिन उन्होंने जो इस गर्मी में जो रोटेशन पॉलिसी है उसको मद्देनजर रखा। हमारा क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि शाहीन को, नसीम को आराम करा दिया। इतनी बड़ी सीरीज में जहां 1 डाउन है, 6 टेस्ट मैच हारे हुए हैं, आपने आराम नहीं कराया। लेकिन बहरहाल कुछ चीजें चलिए, शायद या आराम कराया हो या फिर ऑलरेडी प्लान बन रहे हो कि उनको रिप्लेस कर देंगे। ये तो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना उनकी कोई इतनी कंट्रीब्यूशन टू बी ऑनेस्ट इसमें हो भी नहीं रही थी, तो लिहाजा आराम। भट्टी साहब, ये आकिब जावेद की भी हम बात कर रहे हैं कि वो जरा एक्सपेरिमेंटल भी हैं। Perhaps this was the time, और या फिर इससे पहले भी हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो जाना चाहिए था। जो चेंजेस हम पहले से जिक्र कर रहे थे वो चले इन द मिडल ऑफ दिस टेस्ट हुई हैं, लेकिन होनी तो थी। तो हम अच्छी उम्मीद रखें विद द स्पेशलिस्ट स्पिनर्स और बाकी जो चेंजेस हुए। सबसे पहले तो हुमा और अब्दुल्ला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेसिकली एक सोच तब्दील की है। आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार के आने से आप देखें ये एक बिल्कुल न्यू लुक टीम जो है, ये खतरात जो इस सिलेक्शन कमेटी ने लिए हैं, ये पिछली सिलेक्शन कमेटियां या पिछले सिलेक्टर्स जो थे वो नहीं ले रहे थे। बल्कि कल एक जो नई चीज हुई, ये टीम जो होम सीरीज हमारी चल रही थी, जो पहला टेस्ट मैच हम मुल्तान में हारे, उस टीम को सिलेक्ट किया पाकिस्तान के कोच जैसन गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद ने। लेकिन कल पीसीबी का जो मीडिया रिलीज है वो लिख रहा है कि ये टीम जो है ये सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट की है। होम सीरीज में नॉर्मली ऐसा होता रहा है, लेकिन ये बहुत अरसे बाद अब हुआ है कि सिलेक्टर्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने पाकिस्तान की एक सोच को तब्दील किया है। मेरे ख्याल में क्रिकेट हमारा, क्योंकि एक ही खेल है जिसके पीछे हमारी पूरी 25 करोड़ आवाम जो है वो अपना तन मन धन जो लगा देती है, तो एक अच्छी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा करने के लिए ये सिलेक्टर्स आए और इन सिलेक्टर्स ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। ये नहीं कि बाबर आजम का करियर खत्म हो जाएगा, बाबर आजम को उन्होंने आराम दिया है कि आप जाएं फ्रेश माइंड के साथ दोबारा पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। शाहीन, नसीम और सरफराज, इनको भी ड्रॉप किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और जाहिर है कोई पहले तो है नहीं जिनके साथ ये हो रहा है। हमारे यहाँ भी पहले बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ये हुआ है, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने खेला। कल हमारे साथ राशिद भाई भी थे, वो भी ये कह रहे थे। अब ये बताइएगा कि पिच में कोई तब्दीली की गई है? क्योंकि आकिब भाई ये भी कह रहे थे कि जी घास खत्म कर दें या वही सेम एज इट इज़ है, जो कि बॉलर्स के लिए टफ साबित होगी और बैटर्स की जन्नत है। लेकिन खैर दूसरे इनिंग में तो हमारे साथ जो हुआ था वो भी सबके सामने। देखिए, इंग्लैंड की टीम जिस तरह पिछली बार जब 1.5-2 साल पहले आई थी, 3-0 पाकिस्तान में हरा कर गई। लेकिन आकिब जावेद ने काफी टाइम सर्व किया है, जो क्यूरेटर है टोनी हेमिंग, उनके साथ। तो ये वही पिच है जिसपे मुल्तान का पहला टेस्ट मैच हुआ था। 5 दिन का मैच होने के बाद बीच में 3 दिन पिच में थोड़ी सी उन्होंने रद्दोबदल किया है, लेकिन स्पिन फ्रेंडली पिच कही जा रही है। और चूंकि पाकिस्तान ने, जिस तरह आप टीम देखें, 3 रेगुलर स्पिनर खिलाए हैं, जाहिद महमूद, नुमान अली और साजिद खान। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 3 और ऑप्शंस मौजूद है स्पिन बॉलिंग में, सलमान अली आगा, सऊद शकील और इसके अलावा पाकिस्तान एक और ऑप्शन भी यूज कर सकता है। तो लिहाजा 6 स्पिनर पाकिस्तान के पास मौजूद है। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने अच्छा टॉस जीत लिया है। अब अगर बैट्समैन हमें 250-300 रन बनाकर
पिच पर हमारे और टॉस भी जीत गए, जाहिर है। तो टॉस जीत गए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए टॉस जीतना तो काफी फायदेमंद साबित होगा। अब स्पिनर्स को आइडियल प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन पहला इम्तिहान जो है वो पाकिस्तानी बैट्समैनों का है। जी, पहला इम्तिहान पाकिस्तानी बल्लेबाजों का ही आया। आपको लगता है जो स्ट्रैटेजी तब्दील की गई है, जाहिर है पहले हम सुन रहे थे कि कोच ने और कप्तान ने मिलकर टीम सेलेक्ट की, इस मरतबा ये जो टीम सेलेक्ट की गई है दूसरे टेस्ट मैच के लिए ये सेलेक्टर्स ने की है, क्या कोच एंड द कैप्टन वुड बी कंफर्टेबल कि भाई जो सेलेक्टर्स की तरफ से लड़के आ गए हैं इन्हीं से काम चलाना है? क्या कोई इस तरह की रिफ्ट भी होती है या नहीं होती है? व्हेन दे आर बॉयज आर देयर तो फिर सबको खेलना ही है, खिलाना ही है, ऐसा भी होता है? देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली बार दो मुख्तलिफ कोचेस का तजुर्बा कर रहा है, जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन। पाकिस्तान क्रिकेट की डायनामिक्स, पाकिस्तान क्रिकेट की केमिस्ट्री को वो नहीं जानते, लेकिन जो लोग उनके हेल्पिंग हैंड हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच हैं, चाहे वो व्हाइट बॉल हो चाहे वो रेड बॉल हो, अजहर महमूद, वो मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द घूमते हैं, वो तब्दीलियों पर ज्यादा बिलीव नहीं रखते। बट अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन कमेटी में तनकीद हो रही है, अलीम डार को आप लेकर आए हैं, लेकिन आकिब जावेद का जो इंडक्शन है सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की तरफ से, उनके साथ उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। पहले इत्तलात की आ रही थी कि आकिब जावेद जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर को टेक ओवर करेंगे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो वहां चले जाएं, लेकिन आकिब जावेद का सिलेक्शन कमेटी में आना, क्योंकि आकिब जावेद ग्रास रूट लेवल पर काम करते रहे हैं और वो तब्दीलियों पर यकीन रखते हैं और वो इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे लेकर जाना है तो आपको तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे ज़हन हैं जो तजुर्बात करने से डरते हैं, जो तजुर्बात करने से जो है वो हिचकिचाते हैं, साथ साथ उनको इस बात की भी पड़ी होती है कि कहीं नौकरी ना चले जाए। देखिए अब सब कुछ करके देख लिया ना, अब ये तजर्बा भी देख लेते हैं कि क्या होता है साबित। मतलब उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। बात दरअसल ये, अब कोई जादू का चिराग तो है नहीं ना कि आपने जो पिछले 3 साल होया, आप पिछले 2 साल से होम ग्राउंड पर जीत नहीं पा रहे हैं, तो अब आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार के आने के बाद आप ये सोचने लगे कि भाई जो उन्होंने तब्दीलियां कर दी हैं बस अब ये जीत जाएंगे। आपको मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए, सब मिलकर मौका देंगे जाहिर है, और उम्मीद भी अच्छी लगाएंगे आज इस टेस्ट मैच से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे एंड वी हैव द राइट इंग्रेडिएंट्स। आप ये क्लिक करें नहीं करेंगे दैट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लोग सारे हैं, टैलेंट भी सारा है, बट समथिंग इज नॉट इन प्लेस, तो उसको डिफरेंट तरीकों से ही चेकआउट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड वे। किस दिल से ये सुनाया आपको हम? आपको पता है कि बिजली का बिल जो है वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ जो है पाकिस्तानियों के लिए बन गई, और ख़ास तौर पे वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते और उनके बिल उनकी तवक्कुआत से, मतलब दे कैन नॉट इवन इमेजिन कितना बिल है। और यही हुआ टेक्सला में कि एक शख्स का बिजली का बिल इतना ज़्यादा था कि वो अदा ना कर सका और उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बादशाह खान हमारे साथी हैं, टेक्सला से हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला के मोहल्ला पहाड़ी में, यहाँ जहाँ पे अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बिल ने जमा करने की वजह से एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। यहाँ पे इनके जो रिश्तेदार है, एक भाई और बच्चे मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। वो बीमार था, उसका बिल आ रहा था, नहीं जमा करा सका। अभी उसके छोटे छोटे बच्चे 300-400 का दिहाड़ी लगाता था, बस गुजारा करता था। इसके बाद जो वो उसकी बहुत मजबूरी थी, अभी खाना बच्चों को खिलाए या बिल जमा कराए। टेक्सला के मोहल्ला पहाड़ी में ये गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे एक नौजवान, इसके जो बिल आया था वो तकरीबन 50,000 रुपये से ज़्यादा था, और इससे पहले भी अगस्त के महीने में तकरीबन 38,000 रुपये बिल आया था, उन्होंने वो भी जमा नहीं किया। ये माली बहरान का शिकार था। और इसी तरह ये जो दोबारा बिल आया तकरीबन ये 50,000 रुपये से ज़्यादा था, ये जमा नहीं कर सकता था, ये इंतहाई परेशान था। तो इस परेशानी की वजह से यहाँ पर उन्होंने ख़ुदकुशी की है। और ये जो उनके भाई है और उनके बच्चे हैं, उनका ये भी कहना था कि ये तकरीबन अरसे दराज से बीमार था, ये TB का मरीज़ था, लेकिन उन्होंने वो दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने ये खुदकुशी कर ली है। प्लीज़ लुक आउट फॉर पीपल अराउंड यू। अगर आपको नज़र आ रहा है कि किसी के हालात नहीं हैं ठीक, ख्याल रखें, मदद करें। एहतजाज के साए के बादल जो मंडला रहे थे इस्लामाबाद के D चौक के अतराफ में, जहाँ पर बहुत गहमा गहमी है, SCO हो रही है, बड़े मेहमान हैं, एक अलग माहौल है।
एक अलग फ्लेवर है उस जगह का, वो टल गए हैं, छट गए हैं बादल। बल्कि बड़ी रिलीफ है, एक्चुअली सारों को रिलीफ है, बिकॉज वी डू रियलाइज कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है इस्लामाबाद में होने वाला है। अब वो किस तरह बादल जो मंडला रहे थे वो किस तरह टला सारा मामला, तो वो हम जरा पता करना चाहेंगे। ऑल्दो वी डू नो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैज गिवन हिज वर्ड कि वो डॉक्टर से एटलीस्ट मुलाकात का तो उन्होंने कह दिया है कि खान साहब से करा दिया जाएगा। पीटीआई भी बड़ी फ्लेक्सिबल थी कि डॉक्टर से मिलवा दें, किसी फैमिली मेंबर से मिलवा दें, किसी से भी मिलवा दें। इट लुक लाइक दे आल्सो वांटेड सम वे आउट ऑफ इट। यस, एक्चुअली दे उनकी बात से भी ऐसे लग रहा था, गौहर अली खान साहब की बात से खास तौर पे ये लग रहा था। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं, दोनों चीजों पे रोशनी डालेंगे। अयाज यूसुफ विद अस, ताकि हमें बताएं कि बातचीत एक्चुअली हुई क्या, शबीर के बाहर क्या माहौल है, कब कोई आ सकता है, शबीर ये बताएंगे। सो अयाज, हाँ, सबसे पहले तो अयाज आप बताएं कि ये क्योंकि दे वर सो रेडी कि एससीओ और नो एससीओ, हम तो क्लियर डिविजन्स थी पार्टी के अंदर थी, लेकिन आपको पता है कुछ पता नहीं होता है इन लोगों का, ये कभी भी आ सकते हैं। तो क्या बातचीत हुई, हु लेड द टॉक्स और क्या वादे हुए उनसे? देखिए हम अब्दुल्ला, सबसे पहले तो बताऊं कि ये फैसला हुआ कहाँ था, जबकि पहले आपको पता है जो एहतजाज हुआ, जो कि पीटीआई इसको बड़ा कामयाब समझती है, लेकिन कुछ पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि वो कामयाब नहीं था। खैर ये गलत बहस है। उसके बाद सियासी कमेटी का एक इजलास होता है और उसमें ये कंसर्न शो किए जाते हैं कि हमें इमरान खान साहब की बानी पीटीआई की जो सेहत के हवाले से बड़े खदशात हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से उनसे कोई किसी ने मुलाकात नहीं की, ना ही किसी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, ना ही किसी लॉयर ने, ना उनकी किसी फैमिली मेंबर ने। इस तो महीने की 3rd से हम वैसे अपने व्यूअर्स को बता दें 2 हफ्ते ऑलमोस्ट जी, तो उस हवाले से फिर सियासी कमेटी ने कहा था कि फिल 4 जो है वो किसी न किसी की मुलाकात कराई जाए, या तो किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात कराई जाए या किसी लॉयर की या फैमिली मेंबर की। इस हवाले से 2 हाई कोर्ट से जो रिव्यू किया गया है, इमरान खान साहब की जो बहन थी नौरीन खानम, उन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट से भी रिव्यू किया कि जी मुझे मिला दे। तो वहाँ पर फिर जो इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला था, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ये मुलाकात करवाए, क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि ये बिल्कुल ही प्रिंसिपली ये हुआ था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से तमाम जितने भी लोग हैं तमाम की मुलाकातें बंद हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगी कि हम किसी एक को मुलाकात करवा दें और बाकी कैदी ना मिले। तो वो भी इनका जो रेमेडी थी वो भी खत्म हो गई। उसके बाद फिर कल ये जो कॉल दी गई थी, उसके बाद फिर कल राब्ता कहीं हुआ है बैरिस्टर गौहर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने जवाब यही दिया कि हम इस हवाले से ये चाहते हैं कि तमाम कैदी जो हैं, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, तमाम की मुलाकातें बंद हैं। तो अगर हम किसी एक को देंगे तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो ज्यादती होगी। तो बाकायदा तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से तर्जुमान ने ये वजाहत दी कि इस हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारी इतलात के मुताबिक ये सारा मामला जो है ये मौलाना फजल रहमान साहब ने टेकअप किया, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इसके अंदर फिर शाम में उन्होंने राब्ता किया पहले बैरिस्टर गौहर से कि आप इस एहतजाज के हवाले से फौरी तौर पर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दें, क्योंकि कल 15 है और ये समिट, ये जो एससीओ का इजलास है ये शुरू होने वाला है। इस हवाले से फिर उन्होंने अपने कंसर्न शो किए कि जी हमें किसी से मिलवा दें, कोई बहन मिल जाए, कोई इवन डॉक्टर मिल जाए। तो फिर कल हमारी इतलात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब से बात की और उनको कन्विंस किया। तो उनके बाद फिर ये सारा मामला क्लियर हुआ कि उन्होंने कहा था ठीक है कि डॉक्टर को हम मिलने की इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि इनका कंसर्न भी ठीक है कि वो अगर ये समझते हैं कि इन हालात में वैसे मौलाना फजल रहमान की बात कोई कैसे टाल सकता है? ये भी तो आप देखें ना कि वो कितनी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे में। बड़ा माइडस टच होता है डिफरेंट अदवार में। तो आपको पता है आईनी तरमीम वाले मामला हैं, दीगर इश्यूज हैं, मौलाना साहब ने कह दिया तो फिर तो मामला हल हो ही जाना था। शबीर, हम अयाज आपके पास आएंगे। शबीर, अब आप ही बताइएगा कि अब होपफुली डॉक्टर साहब को मुलाकात की इजाज़त मिले खान साहब से, सो कुछ वैसे। लेकिन शबीर, इससे पहले थोड़ा सा इन नटशेल ये जरूर बता दें कि ये सिक्योरिटी खदशात क्या थे जो पिछले 2 हफ्ते से अडयाला जेल में किसी की भी मुलाकात नहीं हो रही। अब हम जरा इस पे भी सोचने पे माइल हो गए हैं कि एक्चुअली भी सिक्योरिटी खदशात थे, क्योंकि एक खान साहब की वजह से जो बाकी सारे कैदी हैं वो भी ना मिल पाए अपने जिनको उन्होंने मिलना था, लॉयर्स को या फैमिली मेंबर्स की वजह से खान साहब, या फिर उल्टा हुआ इधर। देखें, आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार पहले भी किया गया था, और जो नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक थ्रेट अलर्ट जारी किया था। उसके बाद पंजाब हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चूंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखनी है इन दिनों में, तो जेल में जो मुलाकातों का सिलसिला है उन पर पाबंदी आयद की जाए। उसके बाद जो पंजाब हुकूमत का सूबाई वजीर दाखिला है उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया था कि अडियाला जेल में तमाम किस्म की जो मुलाकातों पर 18 तारीख तक पाबंदी आयद होगी, बशमूल बानी पीटीआई और उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी। अच्छा, 3 अक्टूबर को आखिरी मुलाकात हमारी भी, 3 अक्टूबर 2 अक्टूबर को आखिरी समाअत हुई थी अडियाला जेल में, हमारी भी मुलाकात हुई थी बानी पीटीआई से, उनके वकला की भी। उसके बाद तकरीबन 3 अक्टूबर से अब तक कोई मुलाकात उनके साथ, ना ही उनके वकला, पार्टी रहनुमा, ना ही साहब ही वहां किसी समाअत के लिए जा सके। लेकिन हमारी जेल हुकाम से बात हुई थी, जिन खदशात का पीटीआई रहनुमाओं ने या पीटीआई क़यादत ने इजहार किया, उस हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई थी जेल हुकाम से, और जेल ज़राए ने हमें बताया कि इमरान खान को जितनी भी सहूलियात जेल मैनुअल के तहत दस्तियाब है वो तमाम सहूलियात उनको दी जा रही हैं। मामूल के मुताबिक उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है, वर्जिश भी वो करते हैं, और जो 2 अक्टूबर जिस तरह वो जो पहले से उनको दस्तियाब सहूलियात है वो तमाम सहूलियात उनको दस्तियाब है, और जो अफवाहें फैलाई जा रही है उनसे मुतल्लिक कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, ये इन अफवाहों में कोई हकीकत, कोई ये तमाम जो खबरें हैं ये बेबुनियाद है, ये कहना था जेल हुकाम का। अच्छा, आज की मुलाकात से मुतल्लिक हमारी चूंकि पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त भी दी गई, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वजारत दाखिला से रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तक जो हमारी बात हुई है, जो इमरान खान साहब के जाती मौलज हैं डॉक्टर आसिम जो सीईओ है शौकत खान अस्पताल के, उनसे हमारी रात के भी बात हुई, आज सुबह भी उनसे बात हुई। उनको अभी तक किसी तरह की इंटीमेशन नहीं है, ना ही उनको कोई इतला दी गई है, और जेल इंतजामिया से भी हमारी बात हुई, उनको भी अभी तक किसी किस्म की मुलाकात की हिदायत मौसूल नहीं हुई है। हमारी बैरिस्टर गौहर खान साहब से भी रात के बात हुई, और हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी इस हवाले से कुछ लोगों से बात हुई। रात तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद रात को ही मुलाकात हो डॉक्टर की बानी पीटीआई से, लेकिन रात को ये मुमकिन नहीं हो सका, और आज सुबह भी जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई, जेल ज़राए से भी बात हुई, अभी तक किसी किस्म की मुलाकात की हिदायत ना ही जेल इंतजामिया को मौसूल हुई है। डेफिनेटली उनकी एक्सपेक्टेशन जी, आज तो दिन आ गया, आज ही की कॉल थी एहतजाज की, और जो कि उन्होंने वापस ले ली क्योंकि ये श्योरिटी दी गई थी कि मुलाकात होगी, और अभी तक अगर मुलाकात नहीं हुई तो आई गेस अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अच्छा अयाज, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, देयर वाज अ क्लियर डिवाइड इन द पार्टी, पर्टिकुलरली कुछ लोग बहुत ही वोकल थे कि भाई एहतजाज होना चाहिए। आपको पता है डॉक्टर शहबाज गिल तो अमेरिका में बैठे हुए, वो सोशल मीडिया पे क्या कुछ लगाते रहते हैं, उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों पे इल्ज़ामात भी लगाए कि इनको एस्टैब्लिशमेंट ने यहाँ पे प्लांट किया है कि ये खबरें पहुंचाएं, ये करें वो करें और हमें यहाँ निकालें। फिर हम्माद अज़हर साहब ने अकेले ही कह दिया था कि कोई नहीं होगा तो मैं एहतजाज को लीड करूँगा, वो पता नहीं कहाँ से निकलेंगे और फिर कैसे एहतजाज को लीड करेंगे। सो ये डिविजन्स जो थी बड़ी वाज़ेह थी, कौन किस तरफ था, कुछ हमें बताइएगा। अब्दुल्ला, देखिए इस पे तो मैं बात करता हूँ, लेकिन जो बहुत बड़ी डिवीजन सामने आई है वो ये है कि जो केपी के लोग हैं जो यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं, कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, उनके अंदर जो पार्लियामेंटेरियन इवन है वो काफी गम और गुस्सा उनके अंदर पाया जा रहा है कि क्या ये पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जुमात होकर रह गई है, क्या जब भी कॉल होती तो हम लोगों नहीं आना है, हमारे ऊपर ही FIR होंगी, हमने ही मार खानी, हमने ही पैसे लगाने हैं। तो इस हवाले से तो ये क्लियर डिवीजन आ गई है कि पंजाब और केपी के दरमियान ये डिवीजन नजर आ रही है कि वो समझते हैं कि पीटीआई पंजाब की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल सीरियस नहीं है, और पार्टी की आदत की जितने भी अहकामात हैं उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। अब जहां तक रह गई क्लियर डिवीजन की बात, तो आप देख लें शिबली फराज बिल्कुल एक्टिव थे कुछ अर्सा पहले, आपने देखा होगा, बिल्कुल मंजर आम से गायब हो चुके हैं। इसके साथ साथ अभी पार्टी को जो टेक ओवर किया वो शेख वकास अकरम साहब है, उन्होंने टेक ओवर किया, वह सलमान अकरम राजा साहब ने टेक ओवर कर लिया। इसके अलावा उमर अयूब भी अब जो है वो सिर्फ आपको नजर जरूर आते हैं लेकिन असेंबली की हद तक, लेकिन पार्टी के फैसलों में उनकी वो से अब खत्म हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर पहले ही आपको पता है बड़े कॉम्प्रोमाइज आदमी है, वो सिर्फ कोशिश करते हैं कि सब कुछ साथ लेके चलें, और जब तक बानी पीटीआई के बाहर नहीं आते उस वक्त तक पार्टी को इंटैक्ट रखें। तो ये तमाम चीजें जो डिवीजन, अब आपने कहा ना 15 की कॉल थी, मैंने कल भी आपको चीज बताई थी कि ये आ ही नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त
ये समझते हैं तमाम लोग क्या पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नाम है, क्योंकि जब तक हुकूमत की मशीनरी नहीं होगी, हुकूमत की सपोर्ट नहीं होगी, हुकूमत का पैसा नहीं लगेगा, उस वक्त तक क्या पीटीआई की कोई भी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। इसलिए अब आने वाले दिनों में भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सोच समझ के अब कॉलें दी जाएंगी। ये जो कल वाली आज वाली कॉल थी उसको भी किसी तरीके से डिफ्यूज करने की खुद ही पीटीआई के लोगों ने कोशिश की। तो हमारे पास ये भी इत्तला थी कि लियाकत बलोच के जरिए जो है वो पैगामात भिजवाए गए मौलाना साहब को कि आप इसमें कुछ, मौलाना साहब को कहा कि आपको फेस सेविंग का रास्ता निकाले और हमें ये जो है इस मामले से अब निकाले। कॉल तो हमने दे दी है, लेकिन आप मुझे बताएं कि तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपके मौजूद है, किसी से पूछे कि कोई आपको कोई हिलचुल नजर आई है पूरे पाकिस्तान में। चले केपी में मुझे बता दें कि केपी से कुछ 10 कारकुन को 5 कारकुन कहीं से निकले हैं, पिंडी इस्लामाबाद से कोई गलियों से बाहर निकला कि हमने यहाँ आना है। सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार की थी वो उनको भी मालूम था कि बहुत स्ट्रिक्टली हुकूमत ने, क्योंकि इस वक्त कोई भी जी शऊर आदमी वैसे भी नहीं सोचेगा कि इस मौके के ऊपर डी चौक पहुंच जाए और एहतजाज करे और हंगामा करे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे सब पाकिस्तानी भी हैं और सब चाहते हैं कि मुल्क का जो इमेज है, मुल्क का जो चेहरा है वो मुतासर ना हो। अयाज यूसुफ ज़ई, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और शबीर डार, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स जब खान साहब के पास डॉक्टर थे जिसकी मुलाकात है वो हो रही होगी तो वी विल गिव यू। लेकिन बाज़ लोग बहुत एडमेंट थे कि भाई एहतजाज किया जाए। उनके नाम आपको पता ही है, हमाद अज़हर से डॉक्टर शहबाज थे, सलमान अकरम राजा थे, वो भी थे कि जी आप एहतजाज करें 15 को। एंड येट आपको वो एक रिलीफ जो है वो गौहर अली खान साहब की आवाज़ में सुनाई भी दे रही थी कि एटलीस्ट ये मैटर जो है फ़िलहाल के लिए डिफ्यूज़ हो गया। वाकई देयर इज़ अ बिग इवेंट हैपनिंग इन इस्लामाबाद और ये बहुत हाई हैंडेडनेस हो जानी चाहिए। अच्छा जी, बरतानिया का एक केस है, वहाँ एक बच्चे का कत्ल हुआ था। बरतानिया में कत्ल होने वाली बच्ची सारा शरीफ के केस का बाज़ाब्ता ट्रायल अब शुरू हो गया है। ये बड़ी कुछ हुआ तो वैसे पिछले साल था, लेकिन बड़े अरसे से ये बात चल भी रही है और बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स भी बीच में आ रही थी कि किधर गए इसके वालिदैन और कत्ल किसने किया जो बच्ची को घर में अकेला छोड़ गए। तो दौरान समात जी वालिद के हाथों बच्ची के कत्ल के शवाहिद जो हैं वो सामने आ गए हैं और बच्ची के वालिद इरफान शरीफ ने कत्ल के बाद घर पर नोट लिखकर छोड़ा था कि मैं इरफान शरीफ हूँ जिसने बेटी को मार कर बेसिकली हलाक कर दिया है और कत्ल का नहीं था। हाँ, कत्ल करने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने इसे खो दिया। और बरतानवी पुलिस के मुताबिक बच्चे का वालिद, सौतीली माँ और चचा तीनों मुलजमान सारा की लाश मिलने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान फरार हो गए थे और फिर पाकिस्तान जाके इन्होंने एक इमरजेंसी फ़ोन कॉल किया इनकी इमरजेंसी सर्विसेज को बताने के लिए कि घर में उसकी लाश पड़ी हुई है और जाके देख लें। 8 मिनट की कॉल थी ये। बहुत डिटेल्स जो हैं इस केस की सामने आ रही है। सारा के वालिद इरफान शरीफ ने पाकिस्तान से पुलिस को फ़ोन करके एतराफ़ किया कि और पुलिस को फिर कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुनवाई गई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सारा के जिस्म पर दर्जनों चोटें थीं, हड्डियाँ टूटी हुई थीं। मुलज़मान इल्ज़ाम से इनकार कर रहे हैं। मुकदमे की समाअत अभी मज़ीद चंद हफ्ते चलेगी। हमारे साथ ही लंदन में होते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सईद नियाज़ी साहब, उनसे सवालात किए इस सिलसिले में। और सबसे पहले तो उनसे इस केस का मुख्तसर बैकग्राउंड पूछा और इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, ये सौतेली माँ का क्या किरदार है, बच्ची की अपनी माँ कहाँ है, ये कुछ चीज़ें उन्होंने हमसे शेयर की हैं। जी, गुज़िश्ता बरस लंदन के नवाही इलाके वॉकिंग में कत्ल होने वाली सारा शरीफ के कत्ल के मुकदमे का आगाज़ ओल्ड वैली में हो चुका है और इस कत्ल का जो मुकदमा है ये किसी और के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सारा के वालिद, उनकी सौतेली माँ और चचा के ख़िलाफ़ है। पहली बार ये बात भी बताई गई कि 10 अगस्त को जब सारा शरीफ का कत्ल हुआ तो उससे एक रोज़ कब जब उनके वालिदैन वालिद इरफान शरीफ, वालदा बतूल और जो उनके चचा हैं फैसल मलिक, वो 9 अगस्त को यहाँ से पाकिस्तान रवाना हुए थे और 10 अगस्त को उन्होंने इरफान शरीफ ने यहाँ वॉकिंग पुलिस को फ़ोन करके इस कत्ल के हवाले से बताया और उन्हें बताया कि वो घर जाके चेक करें जहाँ उनकी बेटी मौजूद है। और उन्होंने वहाँ पर यह एतराफ़ भी किया कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद मार कर कत्ल किया है। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी वहाँ पर ये खुदा की कसम भी खाई और कहा कि वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन ये एक हादसा हुआ है।
को सारा शरीफ की बॉडी के पास से एक नोट भी मिला था जिस पर इरफान शरीफ ने ये इकरारनामा अपना लिखा हुआ था कि उन्हीं के हाथों उनकी बेटी हलाक हुई है, जिसे वो मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये हादसा हो गया। और उन्होंने उसमें यह भी लिखा था कि वो इस बच्ची के पोस्टमार्टम होने से पहले वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ खौफजदा होकर पाकिस्तान जा रहे हैं और वो यहाँ आके सज़ा भी भुगतेंगे। उसमें उन्होंने ये भी तहरीर किया था कि बच्ची जो है ये पाकिस्तानी या मुसलमान है और इसलिए इसकी जो तदफीन है वो मुस्लिम तरीके से की जाए। अदालत में प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि बच्ची पर जो है काफ़ी हफ्तों से ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी था, उसके जिस्म पे काफ़ी निशानात थे और उसकी काफ़ी सारी हड्डियां भी टूटी हुई। तुम्हें जिंदा रहते हुए उसकी परवाह नहीं थी तो तुम्हें उसके मरने की तदफीन की ज्यादा परवाह है कि उसको किस तरीके से दफनाया जाए। मतलब ये शर्म ही नहीं आती। 9-10 साल की बच्ची ने क्या कर दिया होगा कि जो मार के उसको मार ही दिया। अब ऑब्वियसली एतराफ़ जुर्म भी उस नोट में सारा हुआ है। बरतानवी निज़ाम में बात अगर ट्रायल तक पहुंच जाए, हम आपको बताना चाहते हैं, तो समझा जाता है कि प्रोसिक्यूशन को यकीन है कि केस जो है वो बिल्कुल पक्का है और मुल्ज़िमान को सज़ा भी दिलवा लेंगे। तो हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से यही पूछा कि इस मामले में भी ऐसा ही है। ये उनका जवाब। जहाँ तक इन वालिदैन को और उनके चचा को सज़ा का ताल्लुक है, तो ये तो क्राउन प्रोसिक्यूशन जो है वो इसने बड़ा भरपूर केस तैयार करके ले गई है। और ये एक ऐसा केस है जिसमें बच्चे के वालिद पहले ही इकरार कर चुके हैं कि उनके हाथों ही बच्चे की मौत हुई है, लेकिन उनके जो वकील हैं वो गालिबन ये यहाँ पर ये साबित करना चाहेंगे कि ये गैर इरादी कत्ल था और जिसके सबब उनकी सज़ा जो है वो मुख्तसर हो सकती है। गो कि वो पहले ही अपने एक बयान में अपने जो नोट था उसमें ये कह चुके थे कि वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। ताहम अब जो तीनों डिफेंडेंट हैं उन्होंने यही कहा है कि वो इस कत्ल में शामिल इसका हिस्सा नहीं थे। अदालत में अब इस हवाले से तवील बहस होगी क्योंकि ये मुकदमा जो है 9 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें जो है कि ना सिर्फ यह कि इरफान शरीफ बल्कि जो उनकी सौतेली माँ हैं और जो चचा का किरदार था, इस तमाम अरसे में जब तक ये जुल्म होता रहा उस बच्चे के साथ, तो उसे ये साबित करना होगा कि उन्होंने इसकी इतला जो है पुलिस को क्यों नहीं दी। क्योंकि एक घर में एक बच्चे पे टॉर्चर हो रहा हो, ये कैसे हो सकता है कि घर वालों को पता ही ना हो? मतलब सौतीली माँ हो या चचा हो, जो भी उस घर में रहते हैं, कहीं बच्ची की कोई चीखें, कोई आवाज़, कोई निशान, कुछ तो पता ही होगा ना कि क्या हो रहा है। तो बच्चे ऐसा हो ही नहीं सकता। बरतानिया में कौन से कोई इनके 2000 गज के महल हैं, मतलब छोटे-छोटे घर हैं जहाँ पे एक कमरे से और लकड़ी के घर हैं, उसमें तो वैसे ही मतलब ऊपर कुछ चल रहा हो तो आवाज आती है, तो आवाज आ जाती है, लेट अलोन के मार कुटाई हो रही हो इस किस्म की। ये डेफिनेटली एक बहुत पेनफुल। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी की हम ज़रूर बात करेंगे, उनकी इस मामले पे क्या सोच नज़र आ रही है? वो भी यही समझते हैं कि मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा मिले। ये भी हमने पूछा सईद न्याज़ी साहब से। जी सईद साहब। बच्चे के वालिद का ताल्लुक चूँकि पाकिस्तान से है और वही कत्ल की वारदात करके इस्लामाबाद पहुँचे थे जहाँ से वो जहलम चले गए थे, और यहाँ पर पुलिस ने फिर पाकिस्तान से इस हवाले से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो उनकी तलाश में मदद करें। और पाकिस्तान पुलिस ने इरफान शरीफ और उनकी जो फैमिली के दीगर अरकान हैं उनकी तलाश के लिए बड़ा ऑपरेशन किया था, लेकिन फिर गुज़िश्ता सितंबर में ही पूरी फैमिली जो है वापस आ गई थी। और जब वो गेटवे एयरपोर्ट पर पहुँचे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके उन पर कत्ल की फ़र्द जुर्म आयद कर दी थी। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्हें अंदाज़ा है एक पाकिस्तानी फैमिली का ताल्लुक है। और जब हम यहाँ ये वारदात हुई थी तो हमने वहाँ पे वॉकिंग जाकर भी कम्युनिटी से बात की थी, तो वहाँ पे उन लोगों का यही कहना था कि एक बच्ची का कत्ल जिस तरह से हुआ है, जिन हालात में हुआ है, वो इंतहाई अफसोसनाक था। लेकिन यह है कि उनका ये कहना था कि इस कत्ल में ख्वाह उनके वालिदैन हैं या जो भी मुलविस है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी, बहुत बड़ी भाई सज़ा होनी चाहिए। मतलब वहाँ के वेस्ट के जो लॉज होते हैं, क्योंकि तो हम यूके की बात कर रहे हैं, तो कोई और भी अगर सुन लेना इर्द गिर्द कि यहाँ किसी पे जुल्म हो रहा है, कोई तशद्दुद हो रहा है, तो दे डू मेक द कॉल अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को। तो इस बच्ची को मार के मर चुकी है, उसको घर छोड़ के भाग जाना और उस नोट पे लिखना कि मैं तो इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा, ये एक जहनी हालत भी इस शख्स की कोई ठीक नहीं लग रही है। और ऑफ कोर्स अकम्प्लिसेस भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने पहले क्यों नहीं उस बच्ची को बचा, क्योंकि कुछ अरसे से उस पर तशद्दुद तो हो ही रहा था ना, टॉर्चर तो चल ही रहा था, एक ही दिन आके तो नहीं टोका मार के मार दिया। देखा तो मुझे शुरू में कल परसों से मैं देख रहा था, ऐसा लगा कोई फर्जी बच्चा है जिसको बिठाया हुआ है और एक रेफरेंस के तौर पर तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ये मतलब जिस लुक है फूल जैसी वो खूबसूरत बच्ची, और बच्चे तो वैसे ही सारे प्यारे होते हैं, लेकिन बात पे इतना गुस्सा आ जाना कि आप अपने बच्चे को ही मार दें। खैर एनीवे, इसका तो और एतराफ़ भी किया हुआ है, जितना भी लंबा ये केस चल जाए लगता है कि सज़ा तो हो ही जाएगी, होगा और सज़ा भी होगी। आपको बताते हैं अबाउट आवर हाई अचीवर।
और दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों का घर जो है ना वो है पाकिस्तान, और इसलिए ये बड़ा नेचुरल है कि हमारे लोगों में खो पैमाई का शौक़ हो, और जब होता है ना तो वो ऐसी यंग एज से शुरू हो जाता है। इन द केस ऑफ शेरोज़ काशिफ जो हमारे शो पे बहुत बार आ चुके हैं, और उन्होंने 8000 पीक्स जो हैं वो सारी की सारी सर करनी है, चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पहले पाकिस्तानी बन गए हैं, एज इन ही इज द यंगेस्ट पाकिस्तानी बन गए हैं, जो कि ये कारनामा कारहाय नुमाया सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त नेपाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब चूंकि काम ख़त्म हो चुका है इसलिए हमारा इंटरव्यू ज़रा मुख्तलिफ नौयत का होगा। हाँ, क्योंकि आज आए भाई शेरोज़ को दिखाएं, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि आज वो हमें कितने रिलैक्स्ड नज़र आ रहे हैं। वी हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। ही वाज सो यंग, टीनेजर, मतलब 13-14 साल के थे जब इन्होंने पहली की थी। एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू सर्टेनली, और आपके वालिदैन को भी, आपके फैमिली, आपके भाइयों को भी, उनसे भी मेरी ब्रीफ मुलाकात है। और ज़ाहिर है पूरा एक फैमिली सिस्टम है जिसकी वजह से आप ये कर पाए, और सबसे ज़्यादा तो आपकी हिम्मत है, और आपकी अम्मी की भी, अब्बू की भी। हाउ आर यू फीलिंग शेरोज़? जी, फीलिंग बताएं सबसे पहले तो। रिलैक्स, वी कैन सी दैट, वी कैन सी दैट एक्चुअली। यू लुक वेरी रिलैक्स, वी आर वेरी क्यूरियस टू नो। सो वी रिमेंबर हमारी पहली अर्ली कॉन्वर्सेशंस एंड यू हैड दिस पैशन एंड यू वांटेड टू डू इट, और ख़ास तौर पे हम हैरान थे इस बात पे भी कि आप कोई पहाड़ी इलाके को भी बिलोंग नहीं करते। यू आर फ्रॉम लाहौर, और आप पहुंच गए, और फिर उस वक्त भी आपका ये विजन था कि मैंने ये सारी पीक्स जो हैं इनको सर करना है। नाउ यू आर 22 years old, you've already done it, done and dusted जिसको कहते हैं। देखिए, इसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग मुझे तो बोल रही हैं, लेकिन जो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा वो पाकिस्तान को है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, वी हैव डन इट। That's right, that is right. That is, ये बड़ा अच्छा आपने ज़ाविया निकाला है। Certainly we are very proud of you, obviously the whole nation is very proud of you। अब बताइएगा, कर लिया 13 साल की उम्र से आपने ये सिलसिला शुरू किया, माशाल्लाह यू जस्ट 22। अब 22 साल में हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि बच्चे अभी सोच रहे होते हैं कि उन्होंने क्या करियर चूज़ करना है, लेकिन आपने 22 साल में ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, तो नेचुरल सवाल है कि व्हाट्स नेक्स्ट है नाउ? देखिए, मेरा जो शौक है, जो मेरा करियर है वो तो रहेगा ये, बिकॉज आई हैव अ कंपनी, आई ऑर्गेनाइज एक्सपीडिशंस एंड स्टफ। लेकिन आई वांट टू डू लाइक स्काई डाइविंग, आई वांट टू डू पैराग्लाइडिंग। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना नहीं है, लेकिन बट आई रियली वांट टू डू दिस, लाइक विंग सूट, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग। तो ये तो हो ही जाएगा, ये तो जो आप कर चुके हैं ना उनके सामने ये बड़ी छोटी चीज़ें लग रही हैं। सो ये तो हो जाएगा, बट हाउ अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन योर कंपनी एज वेल, बिकॉज जैसे आपने कहा है कि नहीं, ये तो आप शुरू करें। हाँ, मतलब आप शुरू करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा हौसला होगा कि सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हो गए हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले मैं खुद सीख लूँ ना इस चीज़ को। दैट्स राइट एज वेल। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। इस जर्नी में अब जरा हम अब ये 14 चोटियों की बात करें जो कि 8000 मीटर से ज़ायद हैं, बीच में बहुत से मौके ऐसे आए, लिटरली शेरोज़ हम भी आपकी खैरियत के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहे हैं। मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब हम यहाँ बात कर रहे थे कि भाई शेरोज़ को मदद की ज़रूरत है, ऑल दैट। कब आपको ऐसा लगा, या हर दफ़ा ये लगता था चोटी सर करते हुए कि पता नहीं वापस, ये तो नेचुरल एक फीलिंग होती है ना, वापस जा पाऊँ या ना जा पाऊँ? सर पे कफन बांधने वाली बात है कि हम तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं, लेकिन वो जो होता है ना मोमेंट जिसमें लोग कहते हैं कि भाई हमने मौत को बहुत करीब से देख लिया, वो कोई मोमेंट है जो आपको याद है आज तक? Once you are on the mountain, आप मौत को ही देख रहे होते हो 24/7 कॉन्स्टेंटली, आप मौत को ही देख रहे होते हो once you are on the mountain। अभी देखें धौलागिरी पे जो मैंने क्लाइंब किया, हमारे 5 लोगों की डेथ हो गई उसके अंदर। So you know कि it was a very hard thing for us to accept that। And how do you deal with this tragedy कि आपके साथ है लोग, अभी भाई 2 हफ्ते पहले किसी से मिले थे, अब उसकी मे बी आपको बॉडी साथ लेके आनी पड़ रही है? ऐसे ही है। मैंने नोअल, एक मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, वो समिट करके हमारे साथ आया है, और यू नो ही यूज्ड टू कॉल मी सन, ही वाज 50 years old, ही यूज्ड टू कॉल मी सन। और अगले दिन मैं उसकी डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर के ऊपर लोड कर रहा था, नींद के अंदर डेथ हो गई। तो ये चलता है, ये इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द रियलिटी एंड मूविंग ऑन। हम बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं हाउ यंग यू आर एंड व्हाट ऑल यू हैव एक्सपीरियंस बाय चॉइस, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू। प्लीज टेक अस थ्रू द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली। माशाल्लाह आपके और भाई भी हैं, और
वी वंडर इफ दे आर एज एडवेंचरस एज यू आर. व्हाट अबाउट योर मदर? आपकी तस्वीरें, आपकी खबरें, आपका हम तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ आपकी स्किन जली हुई है, यू आर ऑल रेड. मतलब किस तरह एक्सेप्टेंस हुई है आपके पेरेंट्स? मेरी अम्मा बहुत बड़े दिल की है. मेरी अम्मा बहुत बड़े दिल की. मेरा छोटा भाई लाइक ही इज इनटू बिजनेस विद माय फादर. मेरे 2 छोटे भाई क्रिकेट खेलते हैं बहुत अच्छा. मतलब मैं खुद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं है फैमिली की तरफ से क्रिकेट में. तो यू नो कि मैं माउंटेनियरिंग में आया, लेकिन 2 छोटों को मैं खुद पर्सनली सपोर्ट करता हूँ. मेरी बात सुने, अभी आप 22 के, हमें क्रिकेटर्स की जरूरत है. हमारा जो हाल चल रहा है आजकल, इधर ही आ जाएं. और आपका फिटनेस का मसला तो वैसे ही नहीं होगा, तो आप वहाँ भी अभी यू सो यंग, अभी तो आपके पास करियर चॉइसेस हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं. अच्छा शहरोज, ड्यूरिंग दिस टाइम ओवर दीज ईयर्स हमारे यहाँ ये जो माउंटेनियरिंग का सीन है ये कुछ बेहतर हुआ है? आपको लगता है कि हमारे यहाँ अब ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि दुनिया भर से, पहले भी आते हैं सयाह, हमेशा से आते हैं, आए माउंटेनियर्स और कोपहमाई हो और परवान चढ़े, बिकॉज ये बहुत $multi-billion इंडस्ट्री है. वीजा के लिए अगर एक डिपार्टमेंट बन जाए ना हमारे पास, क्योंकि ये होता है कि माउंटेनियरिंग वीजा अप्लाई करने के लिए फॉरेनर्स को ISI, MI और टूरिज्म डिपार्टमेंट ब्ला ब्ला इतने सेक्टर्स के थ्रू जाना पड़ता है, 2-3 महीने लग जाते हैं इसके अंदर. तो ये एक सर्टेन डिपार्टमेंट होना चाहिए इस चीज के लिए जो स्पेशलिस्ट वीजा को देखे. तो ये बड़ा इशू है हमारे लिए. अगर तो ये सॉल्व हो जाता है तो फिर ठीक है. मतलब वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए एंड मेकिंग इट एक्सेसिबल एंड इजियर फॉर सीजन्स. और सीजन्स के लिहाज से वीजा दे दें, कोई इशू नहीं है. लाइक समर सीजन के लिए वीजा दे दें, दो सीजन्स के लिए वीजा दे दें, क्योंकि माउंटेनियर्स ने तो हर साल आना है यहाँ पे. ठीक है, अगर कोई K2 और नांगा पर्वत कर रहे आया है तो अगले साल वो ब्रॉड पीक G1 G2 के लिए आएगा ही आएगा. तो उसको 2 साल का वीजा दे दें, 2 साल की सीजन्स का वीजा दे दें. पाकिस्तान में रह के उस बेचारे ने करना क्या है? वो फ्रांस से आ रहा है. ये भी बड़ी आपने बात सही की है और बड़ी इम्पोर्टेंट आपने सजेशन दी है शहरोज के. ये डेफिनेटली इसको जब हमारे पास ही सारे पहाड़ पड़े हुए हैं तो व्हाई नॉट मेक इट इजियर फॉर पीपल टू कम एंड यू नो स्केल देम. बहुत शुक्रिया. आप रिलैक्स करें, आप एंजॉय करें, यू नो एंजॉय योर सक्सेस एंड द होल नेशन इज वेरी प्राउड ऑफ यू शहरोज. थैंक यू. वैसे अभी कल परसों मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जब आप पाकिस्तान के पहाड़ देख लेते हैं ना तो आपको दुनिया के कोई पहाड़ इम्प्रेस नहीं करते थे. बट व्हाट इम्प्रेसेस अस इज दैट शहरोज इज 22 एंड ही इज डन इट ऑलरेडी. पूरी जिंदगी माशाल्लाह आगे पड़ी हुई है बहुत कुछ और करने की. वील बी टॉकिंग टू हिम अगेन. भाई कल लाहौर में हंगामा हुए रखा एक निजी कॉलेज में एक मोबाइल तौर पर बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया, जिसके बाद तलबा आपस से बाहर हो गए, तोड़ फोड़ हुई. जो बॉयज़ थे वो गर्ल्स कैंपस की दीवारें फलांग के आए, सब ने एहतजाज किया, बच्चे जख्मी भी हुए, गार्ड से भी मार पिटी, पुलिस वालों से भी मार पिटी. लेकिन अब बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए इस कहानी में, क्योंकि अब उस अलेजेड विक्टिम के फादर खुद आके सामने कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. इन द मीन टाइम आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी भी बना दी. सो मैनी थिंग्स हैपनिंग और इस पे हमने बात करने के लिए शहरबानो नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. शहरबानो साहब, जाहिर है ये मामला कहीं ना कहीं से हुआ और उसके बाद इतना फैल गया जो हुआ कल हमने देखा. मतलब बच्चे पिट भी रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे भी लगा रहे हैं. मगर ये मामला चंद दिन पहले से शुरू हुआ है. इनफैक्ट पिछले हफ्ते की बात है जब ये वाकया रिपोर्ट होना शुरू हुआ. चूंकि आई ऑल्सो हैपन टू बी एन एलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो हमें स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, तो हमने भी जरा खोज लगाई थी. ये बताइए कि क्या कोई विक्टिम है, नहीं है? अगर ये नहीं है तो क्या कोई और तो नहीं है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या विक्टिम अभी है, तो अभी विक्टिम नहीं है. जिस खातून का या बच्ची का नाम दिया गया कि वो विक्टिम है, उनकी फैमिली को हमने रीच आउट किया. उस नाम की उस रिकॉर्ड के अंदर 2 बच्चियां थी. एक शी इज परफेक्टली फाइन, दूसरी ये थी. शी हैड बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल 10 days prior to the claim that is being made कि इनके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है. और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, किन किन हॉस्पिटल्स में वो गई वो भी अवेलेबल हैं. जिस तरह वो गिरी अपने स्कूल के लिए तैयार होने के लिए अपने ही घर में, वो भी सारा इंसिडेंट अवेलेबल है और वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है. तो इसके अलावा अगर कोई विक्टिम है तो टाइम एंड अगेन पुलिस हैज गिवन स्टेटमेंट्स कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम 15 टू वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन टू विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन टू CM पोर्टल टू 1787. एनी फैमिली हु थिंक्स कि कोई विक्टिम है वो काइंडली हमें रिपोर्ट करें, हमें बताएं. व्हाई वुड द पुलिस shy away from registering an FIR?
व्हाट हमारा मोटिव क्या हो सकता है जो नेगेटिव है। गॉट इट शहरबानो साहिबा, लेकिन ये भी जरूर बताइएगा कि अगर 10 दिन पहले ये बच्ची अपने ही घर में गिर गई थी एंड ऑल दैट, तो उसके टीचर्स या उसकी फ्रेंड्स वगैरह, मतलब एक नेटवर्क होता है ना कॉलेजेस में, तो उनको तो पता होगा ना कि स्कूल मैं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी इंजरी हो गई है और मैं अस्पताल में हूँ। मतलब ये बड़ी सिंपल, हमें तो जुकाम खांसी हो जाए तो पूरे स्टाफ को पता ही होता है कि भाई क्यों नहीं आ रहे। तो ये विटनेसेस वहाँ, उसकी सहेलियाँ, कोई प्रोफेसर टीचर होंगे ना ये कहने के लिए कि वो बीमार है। नहीं, देखिए, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद दिस। उनको पता था। Administration is already on board with this narrative. That is why the school administration in entirety is being maligned. अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ना होता तो वो इस चीज को प्रोपगेट होना करते ना, दे वुड नॉट हैव बीन, एक सिचुएशन क्रिएट ही ना होती वेयर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस द स्टूडेंट्स। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये क्या पता चला कि ये बात, ये न्यूज़ जिसको हम फेक न्यूज़ चले इस वक्त कह रहे हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैसे इसने इतनी जान पकड़ी? अगर एक बच्ची क्लास में पढ़ती है तो उसकी सहेलियां, उसके क्लास फेलोज भी तो होते हैं ना। क्लास फेलोज भी ऐसी बात करने से पहले 100 दफ़ा नहीं सोचेंगे कि हम कह रहे हैं कि उसका रेप हो गया, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। मेरी अपनी साथ बैठती है एक लड़की बेंच पे, उसके साथ वाली क्यों ये कहेगी? हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया उन स्टूडेंट्स को जो क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, हमने रिक्वेस्ट किया उन फ्रेंड्स को जो क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि काइंडली कोई ऐसा मैसेज वेयर द गर्ल, एनी विक्टिम, जिसको वो कह रहे हैं विक्टिम है, उसने किया हो कि मेरे साथ ये हो गया है, कोई ऐसी वीडियो जिसके अंदर बच्ची जो है वो नजर आए किसी भी तरीके से, कोई ऐसी फैमिली जिसने आके एप्लीकेशन दी हो, कोई विक्टिम तो हो ना। वी आर नॉट सेइंग कि अगर वो बात कर रहे हैं और अगर ये हुआ है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो हम इसको स्नब कर देंगे या फिर हम इसके ऊपर पर्दा डाल देंगे। हम ये कह रहे हैं कि काइंडली अगर आपको लगता है या आपको पता है कि ये इंसिडेंट हुआ है तो आप वो विक्टिम सामने लेके आए। और साथ शहरबानो साहिबा आप ये भी कह रहे हैं कि जिसको एसोसिएट किया जा रहा है कि इसके साथ हुआ है, उसके साथ तो हुआ ही नहीं है। Is that right? Exactly. अच्छा, अब ये बता दें, टाइम हमारे पास कम है, ये बता दें अरेस्ट किसका हुआ है? फिर वो जो कॉलेज एम्प्लॉय है, गार्ड है, वो क्यों हुआ है अरेस्ट? अगर आप मुझे इजाजत है। जी जी। अच्छा, जब आपके पास एक प्रोपेगेंडा इनिशिएट हो गया एंड यू आर सेइंग कि फलाना भी इन्वॉल्व है इसमें, वो भी इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, इफ द पुलिस डज नॉट टेक प्रीएम्प्टिव एक्शन देन द क्वेश्चन दैट वुड हैव बीन आस्क्ड बाय द मीडिया इज कि फिर उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर इंसिडेंट झूठा है तो उस गार्ड को जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है उसको लाया क्यों नहीं जा रहा, ये क्लैरिफाई करने के लिए। अगर पुलिस ना पकड़ती तो भी गलत होती। अगर पुलिस ने उसे पकड़ के उससे क्वेश्चनिंग कर ली है कि ये हुआ है या नहीं हुआ, तुमने किया है या नहीं किया, तुम्हारा मेडिकल होगा, अगर पुलिस ने ये सब कुछ इनिशिएट कर दिया है तो भी ये कहा जा रहा है कि उसे पकड़ा क्यों गया? सीसीटीवी का बता दे, वो भी था मुबैना तौर पर डिलीट हुई है जी, वो आपके पास है सारी सीसीटीवी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है रिलेटेड टू anything associated with the victim, the alleged victim or the alleged offense. We are time and again requesting people who have the footage in any form to come forward, who have the name to come forward, and we are willing to register an FIR. The police would never support any incident where violence has been triggered towards any vulnerable community member of the society. Got it. SSP शहरबानो नकवी साहिबा, thank you for being with us. Thank you. हम उन्हीं की एक बात को आगे ले जाएंगे कि इतने फसाद हो रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है, कोई सीसीटीवी हो जाए, कोई रिकॉर्डिंग, एनीथिंग, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई तस्वीर वो सामने लाएं, अदरवाइज ये फेक न्यूज़ ही कंसीडर होगी। देयर इज लिटरली नो विक्टिम हियर, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जस्टिस तो चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। That is it for today. We're going to see you tomorrow. See you tomorrow. Bye.